एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करें अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो जो लोग चैनल पर पहले से ही हैं और अलजेब्रा की वीडियोस देखते आ रहे हैं तो उन लोगों को पता है कि लास्ट में हमने थर्ड चैप्टर किया था अपना। और जिन लोगों को नहीं पता तो थर्ड चैप्टर तक हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है ना। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं या फिर डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ रहे हो जिसमें कि आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारी सेकेंड यूनिट है, तो प्लीज आप एक बार ऊपर आइकन बटन पर क्लिक करो, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करो। क्योंकि यहाँ पर कुछ कंसेप्ट यूज होंगे जो कि है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि रैंक होती क्या है, निकालते कैसे हैं, या फिर उसका भी जो हम यूज करना सीखेंगे वो भी आपको समझ नहीं आएगा फोर्थ चैप्टर में। ठीक है, तो पहले पूरा बेसिक कंप्लीट करके आओ, फिर आप इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो अपना फोर्थ चैप्टर जो कि सेकेंड यूनिट होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस टू अ सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम कैसे मैट्रिसेस का यूज कर सकते हैं। चैप्टर का नाम ही यही है कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसको आप कैसे मैट्रिसेस के हेल्प से अप्लाई कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये चीज सीखने वाले हम इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, फिर जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो देखो क्या होता है। अब हमारे पास क्या होगा, पहली बात तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशंस आप सभी को पता होगा। अगर मान लो आपके पास 2 या 3 वेरिएबल है, मान के चलो 3 वेरिएबल है, लेट x y z बी 3 वेरिएबल्स। अगर आपके पास ये वेरिएबल्स हैं तो कुछ इक्वेशन निकालो, लिखो उनको। तो कुछ इस तरह से लिखे सकते हैं ना, a1 मान लो x, a2 y, a3 z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मान लो c, या फिर a4 ही मान लो, इसी तरह से चलने दो। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आई है, बट इसने कहा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो कम से कम 2 इक्वेशन तो होनी चाहिए तभी सिस्टम बनेगा, है ना। तो दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी, मान लो b1x, b2y, b3z इज इक्वल टू b4। ओके, इस तरह से 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, मतलब कम से कम 2 होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएगा, नहीं तो वो एक ही लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ओके, अब हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, बट बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, जो कि हमने आई थिंक 12th क्लास में भी किया है ना। 12th क्लास में अगर आप लोगों को याद हो कि अगर मैं आपको इस तरह से इक्वेशन दे दूं, एक और मान लो ऐसे बना के दे दी, C2 C3 इज इक्वल टू C4, है ना। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, ये अगर हमारा सिस्टम है 1, इसको हम कैसे लिखते थे, मैट्रिक्स की फॉर्म में, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे x y z की, एंड ये इक्वल किसके होता था, a4 b4 c4। ये हमने 12th क्लास में किया है ना। और ये हमने अलजेब्रा की फर्स्ट यूनिट में भी किया है। और फिर हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, इस मैट्रिक्स को a मान लो, इसको x मान लो और इसको b मान लो, तो ये हमारे ये सिस्टम बनता था ax इज इक्वल टू b। फिर हम ये करते थे कि हम पहली बात तो ये चीज कहते थे कि a हमारा इन्वर्टेबल होना चाहिए, मतलब कि a इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सिस्टम का सॉल्यूशन ही नहीं है। फर्स्ट थिंग तो कि इनवर्स एग्जिस्ट करे, फिर सॉल्यूशन क्या आता था, x इज इक्वल टू b और a इनवर्स, तो a इनवर्स इंटू b, ये हमारा सॉल्यूशन आता था इस सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स का ही यूज हो रहा है, क्योंकि चैप्टर का नाम वैसे तो क्या है कि आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय द यूजिंग ऑफ मैट्रिसेस, ये भी मैट्रिक्स का यूज करके सॉल्यूशन निकालना है, एग्री। बट अब हम रैंक का यूज करना सीखेंगे कि रैंक की हेल्प से आप कैसे निकाल सकते हो, या फिर जो हमने सेकंड चैप्टर में नॉर्मल फॉर्म, एक्लन फॉर्म, रो एक्लन फॉर्म, कॉलम एक्लन फॉर्म,
ये जो सारी एक्लन फॉर्म सीखी है ना, उनका यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, फिर हम अब वो वाली चीज सीखने वाले हैं इस चैप्टर में कि कैसे हम रैंक का, एक्लन फॉर्म का, नॉर्मल फॉर्म्स का यूज करके इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज अभी हम सीखने वाले हैं। ओके, आई थिंक मैंने आपको मोटिवेशन दे दिया है कि चैप्टर में होने क्या वाला है और कैसे करेंगे हम, वो भी बता दिया है ना। तो कुछ थ्योरम है जिनके प्रूफ आप नहीं करो तो चलेगा, क्योंकि उनके प्रूफ आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आप सिर्फ स्टेटमेंट समझो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि हम कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय द यूजिंग मैट्रिसेस। तो फर्स्ट एग्जाम, उसके बाद एक चीज और है। अब देखो ये हमारा सिस्टम लिखा गया ऐसे, है ना। तो अब आपके पास है ना, आपको पता है कि ये आपका ए है, ये एक्स है और ये बी है। अब एक नया कंसेप्ट आएगा जिसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मैं इसको इरेज करती हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपका बी आया था ना, यहाँ पर बी लिखो, A4 B4 C4, लेकिन ये इसके साथ मिक्स ना हो इसलिए हम बीच में दो दो ऐसे डॉट लगा देंगे, कॉलन। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स आई इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि A मैट्रिक्स लिखी है, फिर कॉलन B मैट्रिक्स लिखी है। ये A है पूरी और ये B है ना। इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ये चीज मैट्रिक्स। ओके, अब देखना कि इसकी हेल्प से अब हम कैसे सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो रैंक, पहले तो आप ये देखो कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, है ना, कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। फिर हम ये देखेंगे कि इनकंसिस्टेंट कब होगा, है ना, जब वो चीज सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो बाय द यूजिंग ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अभी हम ये देखने वाले हैं कि कब हमारे सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कैसे निकालेंगे। अगर करेगा तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या एक से ज्यादा करेंगे, वो चीज देखने वाले हैं। तो देखो, तो ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी। और नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जो आपकी बी मैट्रिक्स है ना वो आपकी नॉन जीरो हो। इसका मतलब वो जो राइट साइड में अपनी मैट्रिक्स नहीं आई थी ये वाली, A4 B4 C4, ये मैट्रिक्स, ये जीरो के इक्वल ना हो। 0 0 0, कोई एक वैल्यू तो आपकी नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर ये जीरो के इक्वल हो गई तो फिर उसको होमोजीनियस मैट्रिक्स बोलते हैं, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ओके, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि जब राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, फिर अगली वाली जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम पढ़ेंगे जब राइट हैंड साइड जीरो हो जाए। ओके, तो अभी हम ये पढ़ने वाले हैं दिस केस कि जब राइट हैंड साइड नॉन जीरो है। चलो अब देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे पास, आपको पता चल गया कि हमारे पास ये सिस्टम होगा AX इज इक्वल टू बी टाइप का, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी A ऑगमेंटेड B, इस तरह से। तो हमारे पास 3 पॉइंट है। फर्स्ट थिंग इज रैंक निकालो A की और रैंक निकालो इस मैट्रिक्स की, A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स की। अगर ये इक्वल नहीं आई, इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखना स्क्वायर में, ये अगर रैंक इक्वल नहीं आई तो सिस्टम के पास सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, अब इसका मतलब एक केस बच गया जब इक्वल होगा। ठीक है, अब हमारी यहां पर क्या बोलते हैं, A स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो या फिर A स्क्वायर भी ना हो, ऐसे मान के चलो कि M इक्वेशंस है, N वेरिएबल्स हैं। तो इस सिस्टम के पास M इक्वेशंस
एंड n वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि m इक्वेशंस है, n वेरिएबल्स है। इसका मतलब जो हमारी मैट्रिक्स होगी ना वो किस टाइप की होगी, यहाँ पर तो जो होता है वो जो नंबर ऑफ रोज होती है वो होती है नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो वो आएगा m, और जो कॉलम्स होते हैं वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो जो ए मैट्रिक्स है ना उसका ऑर्डर कितना है, ए मैट्रिक्स है हमारी m क्रॉस n, ये चीज ध्यान रखना। तो इससे आपको क्या रहेगा ना, आप बस ये देख लो कि ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, इस चीज पे ध्यान देना। अब इसके दो सब केस बनेंगे। अगर ये इक्वल हो गया तो एक सब केस है कि अगर इक्वल है और अगर इक्वल टू n आ गया, मतलब कि जितने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना अगर उतने ही आ गए तो सिस्टम के पास सॉल्यूशन तो है। इस केस में सिस्टम के पास सॉल्यूशन है, ठीक है। बट अगर वो इक्वल टू n आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन आएगा। ओके, और अगर n ना आए तो n से कम आएगा, लेस देन n। तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। क्लियर? तो देखो क्या चीज बनी हमारे पास, आपको ये ध्यान देना है कि कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस है, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो मेन फोकस होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे, क्योंकि आंसर n पे डिपेंड कर रहा है। तो सिर्फ ये देखो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी लिखा था ना वो 3x3 की मैट्रिक्स, उसमें वेरिएबल कितने थे, 3, x y z। अब पहले तो आपको क्या करना है, रैंक ही निकालनी है ना। अगर रैंक ए की और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की इक्वल नहीं आई तो सॉल्यूशन है ही नहीं उसका। इन केस अगर वो इक्वल आ गई तो चेक करो कि किसके इक्वल आई है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने थे उतनी आई है या उससे कम आई है। अगर उसकी इक्वल आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन, उससे कम आई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, तो ये चीज अभी हमको याद रखनी है क्योंकि यही हमारी थ्योरम्स हैं बेसिकली। बट हमको थ्योरम्स के प्रूफ नहीं करने हैं, हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा अच्छा आइडिया मिलेगा कि कैसे सॉल्व होंगे। तो ये सारी चीज आपको एकदम से नोट डाउन कर लेनी है अपनी नोटबुक में। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सिस्टम दिया है आपको 2x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2। ओके, तो पहले तो आप a b और x निकालो, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना मैट्रिक्स की फॉर्म में, 2 1 1 माइनस 3 1 1 माइनस 1 और यहाँ पर 1 1 1, ठीक है। हाँ, तो 2 माइनस 3 1 है, बाकी ठीक है। एंड अब यहाँ पर वेरिएबल्स हमारे x y z दैट इज इक्वल टू 9 6 2। तो ये हमारा a है, ये x है और ये b है। ओके, नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, ऐसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, एंड दैट इज इक्वल टू 2 1 1 3 1 माइनस 1 1 1 1 और देन ये 9 6 2, ठीक है। तो अब आपको इसकी ना रैंक निकालनी है। तो आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि रैंक निकालना वैसे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट जैसे कि हमने रो और कॉलम एक्लन फॉर्म से रैंक निकालनी सीखी थी ना, अगर आप रो एक्लन फॉर्म निकालो और नॉन जीरो रोज चेक कर लो तो वो रैंक ही तो होती है ना। तो उससे थोड़ा आसान रहेगा, इसलिए मैं कह रही थी कि अभी हम रैंक का यूज करना सीखेंगे, एक्लन फॉर्म का रैंक, एक्लन फॉर्म का यूज करना सीखेंगे, है ना। तो उससे ज्यादा इजी हो जाएगा,
रेदर देन कि आप इसका पूरे का इन्वर्स निकालो और इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करो, तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो अभी हम यही करने वाले हैं, इसकी रैंक निकालने के लिए हम कोई तो रो के ऑपरेशंस यूज करके इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। पहला तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दो ताकि ऊपर 1 आ जाए। तो रो 1 इज इंटरचेंज टू रो 2, इसमें कर दूं तो यहां पर आएगा 1 1 और यहां पर 6 और यहां पर आएगा 9 और यहां क्या था, यहां था हमारा 2 - 3, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 1 के नीचे 0 बनाना है ना। सो रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस 2 रो 1 एंड रो 3 इज इक्वल टू रो 3 माइनस रो 1। सो नाउ दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू 1 1 1 6, ये 0 हो गया, -3 - 2 -5, 1 - 2 -1, 9 और 6 दूनी 12, तो -3, और ये हमारा 0 हो गया, -1 -1 -2 1 1 0 और यहाँ पर 2 - 3 -4, ये मैट्रिक्स है। ओके। अब क्या कर सकते हैं आप, देखो सेकंड और थर्ड रो को भी इंटरचेंज कर सकते हो और इसको पूरी को -2 से डिवाइड कर दो। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पूरी रो 3 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। उससे क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। और अब मैं क्या करूंगी, रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ पर तो 1 2 आ जाएगा। पहले नीचे वाला चेंज करते हैं, -5 -1 -3 और यहाँ क्या था 1 और 2 1 0। अब हमें क्या करना है, इस 1 के नीचे 0 बनाना है ना। तो इस 1 के नीचे 0 बन गया, अब इस 1 के नीचे 0 बनाना है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा होना चाहिए R3 प्लस 5 R2, ठीक है। तो क्या बनेगा, 1 1 1 6 0 1 0 2, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये -1 ही रहेगा, और -3 और ये कितना 5 दूनी 10 -3 प्लस 10 तो 7, इतना है। तो देखो अब हमारी ये, और इस पूरे को आप क्या कहते हैं, रो 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि यहाँ पर 1 बन जाए। तो हम एक काम और करते हैं, रो 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो 3, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस है। ओके, तो आई होप हमने सही किया है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ध्यान दे लेना, बट मुझे लग रहा है कि ठीक है। पहली बात तो क्या करना है आपको, इसको मैं इरेज करती हूँ। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है ना वो ए है ना। इस ए की रैंक देखो कितनी आई है, जैसे ही हमने ये रो एक्लन फॉर्म तो बन गई ना, ये ए की हमारी रो एक्लन फॉर्म क्या आई है, 1 1 1 0 1 0 और 0 0 1, रो एक्लन फॉर्म है ना। इसकी रैंक कितनी आई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो रैंक ऑफ ए है हमारी 3। ओके, अब इस पूरी मैट्रिक्स को देखो ध्यान से, अभी भी नॉन जीरो रोज कितनी है, 3, तो वापिस से रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना आया, 3। तो यहां से मुझे एक बात पता लगी कि रैंक दोनों की सेम है। अब दूसरी चीज ये देखो कि क्या ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है या नहीं है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई जेड, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू n, विच इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो यहां से हमें पता लगा कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, इतना पता लग गया। और ये अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर ही देखो, बाकी सब हम इरेज करते हैं।
अभी इस मैट्रिक्स को अगर हम वापिस से इसी फॉर्मेट में लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे, इसकी x से मल्टीप्लाई, इसकी y से, इसकी z से, और ये इक्वल टू में आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। फिर ये 0 हो जाएगा, तो 0x प्लस वाई प्लस 0z इज इक्वल टू 2। देन 0x 0y प्लस 0z इज इक्वल टू नॉट 0z 1z इज इक्वल टू -7। तो 0 वाले तो आपको पता ही है, हट गए, है ना। तो ये हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। z की वैल्यू कितनी आई, -7। y की वैल्यू आई 2। z और y की वैल्यू आ गई तो ऊपर वाले में पुट कर दो, x भी आ जाएगा। तो x प्लस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हमारी 11 आई है। ओके, तो ये हमारी x इज इक्वल टू 11। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन आया। अब अगर आप लोगों को डाउट है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, तो आप एक काम करो ना, इसको इधर रख के देख लो। अगर ये इनको सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत है। चलो पुट करके देखते हैं। तो 2 इंटू 11 तो 22 माइनस 3 इंटू 2 तो ये 6 हो जाएगा, और प्लस इंटू दिस -7 तो ये कितना आएगा 22 माइनस 6 दूनी 12 और 1 13। तो ये तो 9 आ रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन ठीक है ना। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इधर पुट करके देखो। तो 11 प्लस 2 माइनस 7 कितना आएगा 11 माइनस 5 तो 6 आ रहा है। ये भी ठीक है। थर्ड देखो, x की वैल्यू 11, y माइनस करना है, ये भी माइनस करना है। तो 11 माइनस 9 2। क्लियर। तो यहाँ देखो आंसर आया आपका। इसको वेरीफाई करने में आपकी 1 मिनट भी नहीं लगी, बट आपको ये श्योरिटी होगी कि आपने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि एक सॉल्यूशन आया और वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने अभी इस वीडियो में एक एग्जांपल करवाया, जो नेक्स्ट वाली वीडियो में होगी उसमें हम एक एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें नो सॉल्यूशन आएगा, और एक एग्जांपल वो देख सकते हैं जिसमें हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, और वो भी देखेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कैसे दिखेंगे वो, है ना। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप वो वाले क्वेश्चन देख सकते हो, क्योंकि बुक है आपके पास, तो उसमें वो वाले क्वेश्चन देखो, आंसर्स देख लेना एक बार कि किस में लिख रखा है यूनिक सॉल्यूशन, तो वो वाले क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इतना काम तो सब में करो कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ये चेक करो कि इक्वल आ रही है या नॉट इक्वल टू आ रही है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका आधा काम तो हो ही गया, उसके बाद तो थोड़ा सा ही काम बचता है। ठीक है, तो आपके लिए ये होमवर्क है कि आप क्वेश्चंस ट्राई करना। नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें हम अदर जो 2 टाइप हैं वो वाली सॉल्व करके देखेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हो। थैंक्स।